हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली जितना भी कवर किया, दो पार्ट जो थे अपने, उनके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से कवर कर लिया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी अपना ह्यूमंस के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स क्या मेजर मेजर रिक्वायरमेंट रहेगी हमें रिप्रोडक्शन वहाँ पे कंटिन्यू करने में, स्टार्ट करने में और लास्ट में कंप्लीट करने में। तो देखते हैं ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अभी जैसे बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, हमने पहले प्लांट्स का कवर कर लिया है। अब ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होने वाला है। इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल्स। तो मेजर जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो कौन सी रहेगी। अगर जर्म सेल्स नहीं बन पा रहे हैं तो वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है ही नहीं। तो जो ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है उनकी हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी है, और वो क्या प्रोड्यूस करते होने चाहिए, तो जर्म सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अपने पास जर्म सेल्स के एग्जाम्पल दिए कि एक एग होना चाहिए, एग जो कि फीमेल के अंदर से प्रोड्यूस होकर आएगा इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल। तो ये दो मेन अपने मेजर गेमेट है। वो दोनों अगर जब प्रोड्यूस होंगे तो फिर उन दोनों की मीटिंग के थ्रू हम आगे नई बॉडी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और वो नई बॉडी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस ही जो है कौन सी है, अपनी रिप्रोडक्शन। एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी अपना मेल जो बोर्न हुआ है, तो नया नया जो मेल बोर्न होता है उनके अंदर कभी स्पर्म सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे। नए नए जो फीमेल बोर्न हुए हैं उनके अंदर भी कभी ओवा सीधे डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुए होंगे। तो उनके अंदर क्या करना है, तो पहले एक एज पीरियड लाना चाहिए कि वो एज पीरियड के बाद ही वो अपना जर्म सेल्स प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और वही एज अपना जो गैप है, वो एज गैप को क्या बोलेंगे वहाँ पे, प्यूबर्टी। तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों अगर प्यूबर्टी में जा रहे हैं तो ही उनके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप हो रही है। कौन सी कैपेसिटी, तो जर्म सेल्स या तो अपने बोल रहे ओवा और स्पर्म, ये डेवलप करने की जो कैपेसिटी है वो कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी के बाद। बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वही अपना चैप्टर जो है वो सिलेबस वाइज अगर देखने जाए तो सिलेबस में ये दो ही मेन चीज़ें हैं जिनके अंदर से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के देंगे वो लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं उनके अंदर। सबसे पहले हमें इवेंट्स पढ़नी है उनके अंदर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आपको कॉन्सेप्चुअली उसे क्लियर करना है तो उनके लिए मेन 3 इवेंट है। 3 इवेंट कौन से, तो एक आएगी अपनी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन यानी कि मेटिंग जो हो रही है किसकी, तो स्पर्म और ओवा की। इन दोनों की मेटिंग के पहले की कुछ इवेंट्स होनी चाहिए। जैसे अभी प्यूबर्टी की हमने एक ब्रीफ दे दी। प्यूबर्टी भी कौन सा पार्ट है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है। फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि जब मेल एंड फीमेल बोथ जो प्यूबर्टी रीच कर जाते हैं और उनके अंदर से जर्म सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब दोनों अगर वहाँ पे मीटिंग करते हैं तो वो प्रोसेस हो जाएगी अपनी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो उनके बाद कौन सी इवेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है पूरे प्रॉपर चाइल्ड को डेवलप करवाने के लिए, वो सारी इवेंट आएगी उनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं और उनके अंदर हम सिर्फ ब्रीफ लेने वाले हैं किसका, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। ये सिस्टम्स किस तरह से वर्क करती है, कौन सी ऐसी चीज़ें इनके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो सबके लिए पहले अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों डिफरेंस वाइज भी 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 मार्क्स में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उनके लिए मेजर हमें रिक्वायरमेंट है ऑर्गन्स पढ़ने की। दोनों में याद रखने के लिए एक चीज़ है कि प्राइमरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन, ये दोनों चीज़ें क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में बहुत सारे ऑर्गन हैं और उनके अंदर से सिर्फ हमें पहला जो अपना प्राइमरी ऑर्गन है वो कौन सा रहेगा, तो टेस्टिस, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में मतलब कि 7th 8th उनके अंदर ब्रीफ लेके आए, जहाँ जहाँ हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है वहाँ पे बेसिक पता था हमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, तो टेस्टिस, और फीमेल का तो ओवरी। अगर ये दोनों अच्छे से डेवलप्ड है मेल और फीमेल के अंदर तो ये हम बात कर सकते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की आगे। उसमें एसेसरी ऑर्गन्स क्या करेंगे, तो टेस्टिस और ओवरी का प्राइमरी ऑर्गन बोलने का रीजन ही मेन ये था कि वो स्पर्म और ओवा साइमल्टेनियसली दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन टेस्टिस जो है वो उनके अंदर से सिर्फ स्पर्म का रिलीज होना एक अपना जो है स्टेबिलिटी थी नहीं। उनके अंदर क्या था, तो हमें स्पर्म्स के अलावा और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि अपने हॉर्मोन्स चाहिए। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगी वैसे प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे करके उनके अंदर से कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज होना स्टार्ट करेंगे। तो वो हॉर्मोन्स, वो सेल्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगी किनके अंदर से, तो टेस्टिस और ओवरी। दोनों की जो प्यूबर्टी की एज है उनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बेसिक है कि अपना अगर एनसीईआरटी जैसे कवर करवा रहा है तो उनके अंदर ज़्यादा हमें ब्रीफ में ले जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेल के अंदर चेंजेस कौन से आएंगे। तो मेल के अंदर जैसे वॉइस उनकी जो है वो डार्क होती जाती है, वैसे थिक वॉइस हो जाएगी। अगर फीमेल में देखेंगे तो अपोजिट होगा कि उनकी थिन वॉइस होती जाएगी। हाँ, लेकिन वहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है वहाँ पे कि उनकी पिच कैसी रहती है,
कि अगर मेल प्यूबर्टी में चला गया तो उनकी पिच जो है वो हाई पिच हो जाती है, लो पिच हो जाती है। तो याद रखना है कि मेल के अंदर पिच लो हो जाएगी, इसीलिए उनका वॉइस जो है वो थिक होता जाएगा, जबकि फीमेल के अंदर वो पिच जो है वो हाई होती जाएगी, इसकी वजह से वॉइस जो है वो अपना थिन होता जाएगा। जैसा सीटी बज रही है वैसा वॉइस आएगा उनके अंदर। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट देखेंगे हम। लेकिन अभी पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन में क्या आएंगे, तो टेस्टिस जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है उनको आगे कन्वे करने का काम किसका है, तो वो सारे एसेसरी ऑर्गन्स का है। जैसे कि अगर देखने जाए वहाँ पे, तो पहला पार्ट आ रहा है अपना एपिडिडाइमिस। एक याद रखना, जब भी आप लोग जो है वो यहाँ पे आकर फंस जाओ एसेसरी ऑर्गन्स में कि वो याद नहीं आ रहे, तो इतना याद रखना है कि एसेसरी ऑर्गन में अपना मेन जो है वो ट्यूब्स रहने वाली है। जितने भी वेसल्स है, वेसल्स का काम क्या रहता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे टेस्टिस ने मान लो स्पर्म सेल प्रोड्यूस किया है या ओवरी ने ओवा प्रोड्यूस किया है, तो उनको आगे ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किन का रहेगा, तो एसेसरी ऑर्गन्स का। इसीलिए उसमें मेजर मेजर ट्यूब्स है। एपिडिडाइमिस के बाद जो अपनी मेजर ट्यूब है, वो मेजर ट्यूब रहेगी वहाँ पे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस पार्ट है किसका, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जबकि उसी के अपोजिट में अगर आप देखने जाओगे तो एपिडिडाइमिस जैसे कोई स्ट्रक्चर फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो डायरेक्ट लिंक होती है अपनी मेन ट्यूब से। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मेन ट्रांसपोर्टिंग या तो कंडक्टिंग ट्यूब बोले तो वो वास डिफरेंस है, वैसे फीमेल के अंदर कौन आएगी, तो ओविडक्ट। आप नाम सुन के आए हो, लेकिन ओविडक्ट के अलावा अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाए तो ओविडक्ट को वो लोग जो फेलोपियन ट्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। हम भी आज से जो है जितनी भी बार रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा अपना, उसमें फेलोपियन ट्यूब ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि आगे प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरत है। तो फेलोपियन ट्यूब जो कि कन्वे करेगी किसे, तो ओवा को। जैसे वास डिफरेंस कंडक्ट कर रही है किसे, स्पर्म सेल को। इनके अलावा अगर देखना जाए तो वास डिफरेंस आगे चल के ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, लेकिन ब्लैडर में प्रॉपरली ओपन नहीं होने देंगे। ब्लैडर के अंदर ही क्या आ जा रही है, तो वहाँ पे यूरेथ्रा। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है वो तो क्वेश्चन रहना ही नहीं चाहिए ना वहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक लाइव प्रोसेस का पार्ट किया हुआ है, उसमें हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम बड़े अच्छे से देखा था। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट में हमने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ी थी, तभी भी हमने बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से एक ट्यूब जाएगी। कौन सी ट्यूब, तो यूरेथ्रा, जो कि कॉमन डक्ट है। कॉमन डक्ट है मतलब दो चीज़ों को एक साथ वो कंडक्ट कर सकती है। जैसे हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम में बात की थी, वहाँ पे हमने बात की थी उनकी कि वो यूरिन कंडक्ट करती है, और तभी साथ में बताया था कि यूरिन के अलावा अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, प्रॉपरली याद रखना सिर्फ मेल के लिए बात कर रहा हूँ, तो मेल के अंदर जो स्पर्म सेल्स है वो लास्ट में किसके थ्रू कंडक्ट होने वाले हैं, तो यूरेथ्रा के थ्रू ही होने वाले हैं। मतलब मेल के लिए यूरिन और स्पर्म दोनों को रिलीज करने के लिए दो अलग अलग वेसल्स या तो दो अलग अलग ट्यूब नहीं है, उन दोनों के लिए एक ही ट्यूब है। एक ही ट्यूब के थ्रू यूरिन भी सिक्रेट होगा, एक ही ट्यूब के थ्रू स्पर्म भी सिक्रेट होगा। इसीलिए यूरेथ्रा को एक दूसरा नाम भी दे देते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट। यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या देंगे, तो यूरिनो जेनिटल डक्ट। रीजन क्या है यूरिनो जेनिटल डक्ट का, तो यूरिनो मतलब कि यूरिन सिक्रेट कर रहे हैं, जेनिटल मतलब कि जर्म सेल सिक्रेट कर रहे हैं, तो इनको सिक्रेट करने वाली यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू जो रिलीज होता है, लेकिन यूरेथ्रा पूरा कवर्ड रहता है किसके थ्रू, तो पेनिस के थ्रू। पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं, या तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं हम, जो कि है तो एसेसरी ऑर्गन ही, क्योंकि ये कोई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, तो कंडक्ट ही कर रहा है। और मेन है कि जब स्पर्म्स को वहाँ से रिलीज करना है, टेस्टिस से निकाल के, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक मोटर तो रखी हुई नहीं है, तो उनके लिए जब स्पर्म्स को टेस्टिस से रिलीज करवाना होगा तो एक प्रोसेस रहेगी इजेक्यूलेशन की। इजेक्यूलेशन मतलब कि ब्रेन जो है ऐसे इम्पल्सेस वहाँ पे क्रिएट करेगा, जिसके थ्रू एक इमोशन क्रिएट होंगे। वो इमोशंस के थ्रू क्या होगा, तो स्पर्म जो है वो टेस्टिस से होता हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकता है। वो एक जो प्रेशर जनरेट होगा वो किसके थ्रू होगा, लास्ट में तो पेनिस के थ्रू, क्योंकि पेनिस वहाँ पे इरेक्ट होता जाएगा, इरेक्ट होने के साथ साथ प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ये पेनिस जो है वो लास्ट में इजेक्ट करेगा स्पर्म्स को, किन के अंदर, तो वजाइना के अंदर, जो पार्ट रहेगा किसका, तो फीमेल के अंदर। क्योंकि हमें मेन जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन की देखनी थी उसमें स्पर्म और ओवा का मेटिंग करवाना है, और मेटिंग करने के लिए अपना ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वहाँ पे ओवा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, वो बाहर नहीं आएगा, वहाँ तक दौड़ लगा के जाना पड़ेगा, रेस लगेगी किसकी, तो स्पर्म्स की। तो स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लास्ट में कहाँ से रिलीज होते हैं, तो लास्ट में कहाँ से रिलीज होंगे, तो पेनिस से, जो कि एक्सटर्नल ऑर्गन है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी से बाहर है वो। हाँ, ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच्ड है लेकिन बाहर है। वैसे ही अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आए तो ओवरी तो मेन था जिसने ओवा प्रोड्यूस किया, उसने आगे कन्वे किया किसके अंदर, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर।
और फेलोपियन ट्यूब के आगे अगर आप देखने जाओगे वहाँ पे, तो उनकी जो मेजर अपना जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, तो यूट्रस। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कोई है, अगर क्वेश्चन वाइज देखे तो भी ठीक, अगर बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखे तो भी इनकी ही है, क्योंकि यूट्रस क्या करवाता है, तो वो अपनी जो चाइल्ड बॉडी है, हम बोलते हैं कि माँ के पेट में बच्चा डेवलप हो रहा है, लेकिन माँ के पेट में नहीं होता। पेट मतलब तो आप स्टमक की बात कर रहे हो, गेस्ट्रम की बात कर रहे हो। गेस्ट्रम के अंदर अगर बच्चा जाता तो वहाँ तो जाहिर सी बात थी अपना कि जैसे अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, वो एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती, जिनके अंदर एक अपना एसिड भी बैठा हुआ था, जो था भले ही डाइल्यूटेड था लेकिन HCl तो था। तो HCl की वजह से वो तो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था, इसलिए फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो फेलोपियन ट्यूब में होगी। उसके बाद जो चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कहाँ होती है, यूट्रस में। स्टमक के नीचे यूट्रस है, इसकी वजह से नॉर्मली बोलते हैं कि पेट बड़ा हो गया है, और उसकी वजह से बोल देते हैं कि पेट के अंदर बच्चा है, लेकिन पेट के अंदर नहीं है, वो किसके अंदर है, यूट्रस के अंदर। यूट्रस के आगे अगर देखते हो तो उनके पार्ट्स में वहाँ पे आएगी सर्विक्स। सर्विक्स वो रीजन है, जो रीजन यूट्रस को, मतलब कि वो इंटरनल पार्ट है फीमेल बॉडी का, और एक्सटर्नल जो उनका जेनिटल है, जैसा कि यहाँ पे पेनिस है, इनके अंदर एक्सटर्नल पार्ट में देखे तो एक वजाइना रहेगी। तो वजाइना मेन इनका कोप्युलेटरी ऑर्गन है। जैसे यहाँ पे पेनिस है, कोप्युलेटरी ऑर्गन। कोप्युलेशन का मतलब है नॉर्मली जैसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कोप्युलेशन मतलब मेटिंग। मेटिंग मतलब मेल फीमेल जब मेटिंग कर रहे हैं तब कौन से ऐसे ऑर्गन है जिनकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, तो पेनिस और वजाइना, क्योंकि इनकी दोनों की मेटिंग होने वाली, ये दोनों एक्सटर्नल पार्ट में निकलने वाले। वजाइना जो है वो इंटरनल से स्टार्ट होके, मतलब कि सर्विक्स से स्टार्ट होके फीमेल बॉडी के बाहर तक ओपन हो रहा है, इसीलिए लास्ट में वजाइना के बाद बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग। क्योंकि वजाइना पूरा जो है वो क्लियरली वहाँ पे दिखेगा नहीं, सिर्फ वहाँ पे क्या दिखेगी, तो वजाइनल ओपनिंग। और इन्हीं सबको हमें डिटेल में लेना है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो बेसिक जो है इनकी प्रोसेस, एक मेथड बड़ी ईजी है। मेथड ये है कि इनके अंदर आपको एक लोकेशन पढ़ना पड़ेगा। इनका अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर आपको देखना पड़ेगा कि इनका कलर कैसा होगा, इनकी वॉल्स थिक है थिन है, ये सारी चीज़ें करते करते आप जाओगे। उनके नंबर्स भी मैटर करेंगे कि कितने नंबर में ये प्रेजेंट है किसी भी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इन दोनों को अगर इस तरह से डिफरेंस वाइज देखने जाए तो ढेर सारे डिफरेंस अपने बन चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस में क्या रहेगा, तो एक मेल के अंदर प्रेजेंट है, एक फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ से बच्चे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अगर इससे आगे बढ़े तो एक का प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस है, दूसरे का ओवरी है। अगर उनसे आगे जाए तो वहाँ पे एसेसरी ऑर्गन में एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेथ्रा, और उसके बाद आएगी यूरिनोजेनिटल डक्ट, या तो यूरेथ्रा को क्या बोल देंगे, यूरिनोजेनिटल डक्ट, और उसके बाद रहेगा पेनिस। अगर बात करते हैं फीमेल के अंदर तो ओवरी, ओवरी के बाद आएंगे ओविडक्ट, या तो बोलेंगे हम आपसे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के आगे जाता हो तो यूट्रस, यूट्रस से आगे सर्विक्स, सर्विक्स से आगे वजाइना, और वजाइना ओपन होता है वजाइनल ओपनिंग में। वजाइनल ओपनिंग के थ्रू चाइल्ड की जो डिलीवरी होने वाली है, कब, तो जब पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा यूट्रस में। स्पर्म की एंट्री भी कहाँ से होगी, तो वजाइनल ओपनिंग से होगी। तो अभी सिर्फ नाम जो है वो थोड़ा बहुत नए भी है इनमें, वो सारे नाम्स को हमें कवर करना पड़ेगा। उनके अंदर सारे हमें मेमोराइज करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे MCQ निकल के आ जाते हैं कि कौन से एसेसरी ऑर्गन्स है। सिर्फ 2 मार्क में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स के नाम लिख दो, तो सिर्फ नाम्स लिखने से ये क्वेश्चन स्किप करने लायक तो बनता नहीं है। सिर्फ नाम ही पूछा है, मतलब कि बैठे बैठे मार्क्स दे रहे हैं आपको, वो सारे मार्क्स हमें कवर कर लेने वहाँ पे। तो कवर करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और प्रोसेस को। स्ट्रक्चर में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम जो है नॉर्मली इनके ईजी वाले हैं, कोई वो ज़्यादा डिफिकल्टी वाला डायग्राम है भी नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करेगा क्या क्या चीज़ें, तो हमने जो जितने भी ऑर्गन्स पढ़े वो सारे ऑर्गन्स तो देगा, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पे ऐड करनी है प्रोसेस में क्या, तो एक अपनी ग्लैंड्स आएगी, वो ग्लैंड्स भी इनके अंदर ऐड कर देनी है। वो डिटेल में लेते हैं पूरा, पहले डायग्राम अच्छे से एक बार समझ लेंगे, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। सिर्फ लेबलिंग के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मस्ट भी हो जाएंगे। 4 मार्क्स के अंदर लेबलिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं, और इस बार भी 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है उनके अंदर रहने वाले हैं, किसके, तो डायग्राम के ऊपर से। हाँ, फिर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो सकता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर लेबलिंग एक बड़ा पार्ट है। इसीलिए हमने सारे लेक्चर्स में डायग्राम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाया है। चलिए शुरू करते हैं। इनके अंदर अपना प्राइमरी ऑर्गन दिख रहा है आपको, प्राइमरी ऑर्गन इनका आ रहा है यहाँ पे टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस है रियल में ये कहाँ होते हैं, तो बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर मतलब कि ऐसा नहीं कि अटैचमेंट नहीं है, बॉडी से तो अटैच ही है, लेकिन बॉडी के बाहर रखे गए,
क्यों रखे गए, ये क्वेश्चन का आंसर अभी हम क्लियर करते हैं आगे। क्योंकि टेस्टिस के ऊपर अगर देखें तो एसेसरी ऑर्गन स्टार्ट होंगे, वहाँ पे आएगा एपिडिडाइमिस। तो यहाँ से जैसे ही स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, वो स्पर्म सेल ट्रैवल करके एपिडिडाइमिस के थ्रू कहाँ जाएंगे, तो वास डेफरेंस से होते हुए वो जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर में ओपन नहीं होंगे, लेकिन ट्यूब के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ से शुरू हो जाएगी अपनी यूरेथ्रा। जिस यूरेथ्रा के थ्रू वो कंडक्ट होके पूरा यूरेथ्रा जो है वो किसके अंदर कवर हुआ, पेनिस के अंदर। तो पेनिस के थ्रू यहाँ से ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, या तो ओपनिंग भी बोल सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग कहाँ पे है, तो लास्ट ओपनिंग जो है वो ग्लैंस पेनिस बोल रहे हैं, कि पेनिस के आगे जहाँ से यूरिन भी सिक्रेट होता है और स्पर्म भी सिक्रेट होंगे। यूरिन सिक्रेट कहाँ से होगा, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में आया था। वो कहाँ से आया था, उन्होंने भी डायग्राम के अंदर हमने अच्छा से रिप्रेजेंट किया था तब कि किडनी के अंदर से यूरेटर निकल के आती है। तो यूरेटर अगर वर्ड आ रहा है कई क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ तो देखो क्लियरली हमें बताया नहीं होगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो अगर वहाँ पे यूरेटर मेंशन किया हुआ है, मतलब कि वो बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अपना लाइफ प्रोसेसेस, उनके अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अगर यूरेटर को मेंशन नहीं किया है और ब्लैडर कहीं पे मेंशन में आ रही है अपने क्वेश्चन के अंदर, तो वो बात कर रहे हैं किसके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो नाम इसीलिए मैटर करते थे वहाँ पे। इनके अलावा क्या क्या रहेगा, ये मेजर ऑर्गन तो हो गए कि टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। यहाँ से इस तरह से प्रोसेस चली, आगे यूरेथ्रा स्टार्ट हुआ, पेनिस ने कवर किया, पेनिस ने वापस सीक्रेट भी कर दिए। यहाँ पे ये तो प्रोसेस खत्म हो गई, लेकिन स्पर्म सेल्स को जो है ट्रैवल करके जाना है ओवा तक, और ओवा तक अगर ट्रैवल करके जाना है तो वहाँ पे के लिए इनको रिक्वायरमेंट है किसकी, तो अपने एनर्जी की। और एनर्जी मिलेगी न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन लाने के लिए कुछ तो ऐसी चीज़ें इनके अंदर ऐड होती होगी। कौन सी ऐसी चीज़ें इनके अंदर ऐड हो रही है, तो उनके लिए कुछ ग्लैंड्स आ रही है। ग्लैंड्स के नाम याद रखने, एक आ रही है अपनी सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है प्रेजेंट रहती है नॉर्मली ब्लैडर के अंदर ही, कि ये ब्लैडर के अंदर पूरा कवर्ड होकर पड़ी है इस तरह से, ब्लैडर के अंदर रहेगी। और क्या करेगी, तो जब ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब जा रही है, जो वेसल जा रही है, उनके अंदर जब स्पर्म सेल ट्रैवल हो रहे हैं, तो इनके अंदर से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन के लिए फ्लूइड जो है, सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे, सेमिनल फ्लूइड जो है वो कहाँ एंटर होगा, अपने वास डेफरेंस के अंदर। वास डेफरेंस जब ओपन होगी इनके अंदर, तब यहाँ से दूसरी एक ग्लैंड आएगी जो रेड कलर में हमें यहाँ पर दिखाई गई है। रेड कलर में ग्लैंड आएगी, वो कौन सी है, तो ये जो ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। एक हमने बात की किसकी, सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल के बाद दूसरी जो ग्लैंड आ रही है वो कौन सी रहेगी यहाँ पे, अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम भी क्या है, तो वो भी अपना सिक्रीशन जो है वो सिक्रीशन कहाँ रिलीज करेगी, ट्यूब के अंदर, वेसल्स के अंदर, जिसमें स्पर्म कंडक्ट होके जा रहे हैं। ये सारे जो जूस निकल रहे हैं, जो फ्लूइड निकल रहे हैं, वो फ्लूइड क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, तो न्यूट्रिशन। सब अलग अलग वे में न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, कुछ लिपिड दे रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स दे रहे हैं। और इसमें एक और ग्लैंड ऐड हुई अपनी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। छोटी सी ग्लैंड थी, काम था इनका लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन मतलब कि स्पर्म के ऊपर कवरिंग बनाएंगे, लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रिक्शन जो होने वाला है, इतने सारे करोड़ों स्पर्म्स जा रहे हैं और करोड़ों स्पर्म्स आपस में फ्रिक्शन करते हुए जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से ये डैमेज ना हो जाए, वहाँ तक ओवा तक ये पहुँच जाए, इसीलिए फ्रिक्शन कम करवाने के लिए वहाँ पे लुब्रिकेंट्स लगाए हुए हैं, जो कि इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे डेड होने से। तो ये पूरी प्रोसेस है अपनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर उसी को हम डिटेल में ले तो उनके अंदर 1 बाय 1 एक हमें लिखती जानी है। तो प्रोसेस में मैं बताया हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी ऑर्गन्स है, और प्राइमरी ऑर्गन्स में पहला अपना आ रहा है टेस्टिस, जो कि कितने होंगे, तो एक पेयर है, प्रेजेंट इन पेयर्स, मतलब कि टोटल कितने हैं, तो 2 है। लोकेशन इनकी देखनी है कि लोकेशन कहाँ हो गई, तो हमने बोला था अभी कि अभी एक्सप्लेन करेंगे हम कि क्या करना था एक्सप्लेन। तो लोकेशन कहाँ है, तो इनकी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। रीजन क्या है आउटसाइड रखने का, तो मेन ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम तो ऊपर से ही कुछ समझ आ रहा है कि जीनेसिस का मतलब जब भी पढ़ेंगे तो फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन अवर बॉडी। मतलब कि जैसे ओवरी जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर प्लेस की गई है, नेचर ने इतना अच्छे से सोचा है उनके अंदर। तो फीमेल को
ऐसी क्यों स्पेशल एबिलिटी दी गई वहाँ पे कि उनके अंदर ओवरी जो है वो उनकी बॉडी में प्लेस की गई, जबकि मेल के अंदर जो है वो अपने टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर, मतलब आप एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखे गए। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखने का मेन रीजन क्या है, तो वही है कि स्पर्म्स को क्या करना था, प्रोड्यूस करना था। और स्पर्म प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब अपने टेस्टिस का अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर लो रहेगा। 2 to 3 डिग्री लो रखने का रीज़न क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म प्रोडक्शन तभी होगा जब टेम्परेचर लो होगा। और बॉडी के अंदर टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री, तो अगर बॉडी के अंदर ही टेस्टिस रखे जाते हैं तो 37 डिग्री के कभी भी सारी चीज़ें अपनी बढ़िया होती। टेस्टिस को अच्छे से नरिशमेंट मिल रहा है, जो भी मेल है वो मेल अच्छे से नरिशमेंट ले रहा है, फिटनेस भी अच्छी है, फिर भी वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिस वहाँ पे अंदर रखे थे। इसीलिए नेचर ने जो वो टेस्टिस को कहाँ रख दिए, बाहर। लेकिन बाहर रखने के बाद प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट थी, और प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बैग जैसा स्ट्रक्चर दिया। बैग को हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो किसके अंदर रखा हुआ है, स्क्रोटम के अंदर। अगर आगे आके देखें हम इधर, तो ये जो टेस्टिस है वो टेस्टिस को इस तरह से ऊपर से यहाँ पे कवरिंग मिलती है। कवरिंग कौन सी होगी, तो स्क्रोटम। तो स्क्रोटम की कवरिंग है, उनके अंदर इनको प्लेस किया गया। बॉडी के बाहर है लेकिन स्क्रोटम के अंदर है। तो स्क्रोटम का काम क्या रहेगा, इनको प्रोटेक्ट करके आगे सारी प्रोसेस कन्वे करवाना। लोकेशन के बाद इनके फंक्शंस में 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड है। कौन से फंक्शंस है, जिसकी वजह से इनको एक लेवल दिया था हमने प्राइमरी ऑर्गन्स का। प्राइमरी बहुत ही वीआईपी ऑर्गन है। वीआईपी ऑर्गन बोलने का रीजन क्या है, तो हार्मोन सिक्रेट करता है कौन सा, तो टेस्टोस्टेरोन। अगर हार्मोन सिक्रेट ना होता तो कभी सेल भी सिक्रेट ना होता है। कौन सा सेल, तो स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल्स और टेस्टोस्टेरोन दोनों को सिक्रेट करने के लिए वहाँ पे प्रोसेस के अंदर रिक्वायरमेंट है किसकी, तो टेस्टिस की। तो टेस्टिस का मेजर फंक्शन यही है वहाँ पे कि सिक्रेशन करवाता है। किसका सिक्रेशन, तो टेस्टोस्टेरोन का और स्पर्म सेल का। कब होगा, तो जब प्यूबर्टी आएगी तब मसल्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रोथ जो है वो रैपिड हो जाएगी। वॉइस जो है वो थिक हो जाएगी। मसल्स मतलब सारे मसल्स डेवलप होंगे। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो है, पेनिस जो है वो लार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रोटम जो है वो धीरे धीरे अपनी साइज डेवलप करेगा। उनके अंदर जो टेस्टिस है उनकी साइज भी डेवलप होगी। तो मतलब इन शॉर्ट सारी चीज़ें जो है वो इंक्रीज होने वाली है। कब, जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी से पहले भी ये चीज़ें इंक्रीज होती थी, लेकिन एक रेट जो था वो रेट हमने रैपिड करवा दिया कि प्यूबर्टी आने के बाद वो एकदम ही जंप मार गया। इतना जंप लिया उन्होंने कि जो पहले 8-10 साल में हुआ था वो उन्होंने 2-3 साल के अंदर इतना डेवलपमेंट दिखा दिया। हाँ, एक हेयर ग्रोथ है। हेयर ग्रोथ का एमसीक्यू 2-3 बार पूछा हुआ है, लेकिन वो इजी वाला है कि हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है किनके अंदर, तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर। कहाँ होगी, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी होती है कि जैसे अपने पेनिस के राउंड में मेल के अंदर, फीमेल के अंदर वजाइना के राउंड में, वहाँ पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। हेयर्स को बोलेंगे हम वहाँ पे प्यूबिक हेयर्स। प्यूबर्टी के अंदर आता है, इसीलिए क्या नाम दिया उनको, प्यूबिक हेयर्स। तो वो एक अपना वहाँ पे मेंशन करके रख देना। फंक्शंस में अगर इनकी बात की तो इसके आगे हम बात करते हैं किसकी, सारी ट्यूब्स की। एपिडिडाइमिस क्या करेगा, तो आगे कन्वे कर देगा। तो पाथवे क्या रहेगा इनका, पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट या तो स्पर्म कंडक्शन। तो कुछ स्टार्ट ऐसा हो रहा है कि टेस्टिस से पहली बार वो रिलीज हुए। टेस्टिस से रिलीज होने के बाद वो ट्रैवल करके गए किसके ऊपर, एपिडिडाइमिस के ऊपर। एपिडिडाइमिस से होते हुए वो जाएंगे वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से वो आगे बढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में पेनिस से होते हुए बॉडी के बाहर। तो इस तरह से पाथवे रहेगा कुछ इनका बॉडी के बाहर। लेकिन फिर कहाँ जाना है, तो अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर वो वेस्ट नहीं होंगे, वो कहाँ जाएंगे, वजाइना के अंदर जाएंगे। तो वो पूरा पाथवे अभी हम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देखेंगे। लेकिन इतनी चीज़ें हैं उसमें, टेस्टिस के अलावा एपिडिडाइमिस कंडक्ट करेगा, वास डिफरेंस कंडक्ट करेगी, और यूरेथ्रा भी क्या करेगा, तो कंडक्ट करेगा पेनिस के थ्रू, सीक्रेट होगी सारी चीज़ें। ये इनके अंदर एक ऑर्गन्स थे अपने। ऑर्गन्स के अलावा हमने 3 ग्लैंड भी पढ़ी। कौन सी 3 ग्लैंड, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और आएगी अपनी बल्बो यूरेथ्रल। हाँ, एक बल्बो यूरेथ्रल को आगे जब 12th में जाओगे आप तब उनको कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। कूपर या तो काउपर से वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ते ही अपना आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
जो कि सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक है अपना 10th स्टैंडर्ड का, क्योंकि मेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते बोर्ड वाले, वो ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि सारी प्रोसेस जो है डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, कहाँ होने वाली है, तो एक माँ के अंदर होने वाली है, इसीलिए पापा से तो माँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहेगी, इसीलिए इनके अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। अगर रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाला है तो वो कहाँ से बनने वाला है, तो फीमेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा दिखने वाले हैं। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्शन डी के अंदर अपना जो 4 मार्क का सेक्शन है, उनके अंदर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम के साथ पूछा जाएगा, वहाँ पे सारे हार्मोन्स के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, स्पर्म सेल का कंडक्शन मेंशन करना पड़ेगा। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी अभी हमने प्राइमरी ऑर्गन्स देखे थे, स्टार्ट किया था कहाँ से, तो ओवरी से, ओवरी से आगे जाती है चीज़ें कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब, या तो आप ओविडक्ट से इसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे। फेलोपियन ट्यूब ओपन होगी किसके अंदर, तो अपना यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस जो है पूरा ये पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर वो क्या करेगी, तो अपना डेवलपमेंट दिखाने वाली है। लेकिन उसके बाद एक आएगी सर्विक्स, और फिर आएगा अपना वजाइना, ये बोलेंगे वजाइनल ओपनिंग। ये अपने मेन ऑर्गन्स थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है, वो मोस्ट टाइम पे है किसके लिए, तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई स्टूडेंट्स को ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओवरी अगर यूट्रस के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट कहीं पे दिखाती है, तो कहाँ दिखाती है, तो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था लिगामेंट टिश्यू का काम क्या रहेगा, तो दो ऑर्गन्स को जब कंबाइन करवाना है तो उनको लिगामेंट्स की जरूरत होती है। यहाँ पे दो ऑर्गन्स या तो दो टिश्यूज किसकी, तो एक ओवरी की और एक यूट्रस की वॉल की, ये दोनों कंबाइन हो रही है किसके थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। एक वहाँ पे एक आईएमपी टॉपिक था सर्विकल कैनाल, क्योंकि सर्विक्स जो है ना वो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने सिर्फ सर्विक्स को ओपनिंग बताया, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी जो कैनाल दिख रही है, वो कैनाल को इन्होंने क्या बताया, सर्विकल कैनाल। काम इनका एक ही है, कंडक्शन का। और ये जो तीनों आपको नाम दिख रहे हैं, वो तीनों नाम किसके हैं, तो यूट्रस की वॉल के हैं। कि यूट्रस जो इतना बड़ा है, उनकी वॉल जो है वो कितना हिस्सों में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट में। सबसे जो अंदर वाली वॉल है, ये वाली, ये वॉल जो है उसे बोलेंगे हम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बाद ये अपनी मिडल लेयर आएगी, मिडल लेयर को हम बोल देंगे ये, मिडल लेयर को हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। और अगर एक्सटर्नल लेयर की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल लेयर वहां पे आ जाएगी ये, एक्सटर्नल लेयर को बोलेंगे हम पेरीमेट्रियम। तो 3 लेयर कौन सी, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और ये तीनों लेयर क्या कर रही है, वहां पे प्रोटेक्ट कर रही है यूट्रस को। यूट्रस के अंदर जो मेजर प्रोसेस होने वाली है, चाइल्ड डेवलपमेंट होने वाला है, पूरा जो जाइगोट आया था वो जाइगोट आगे चल के चाइल्ड बनने वाला है, इतनी सारी प्रोसेस होने वाली है। तो इसीलिए हमने क्या रखा है, तो 3 लेयर लगानी पड़ी। उसमें अगर क्वेश्चन है कि यहाँ से बनता था कि यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, तो वो कौन सी लेयर में होता है, तो सीधी बात है सबसे अंदर वाली लेयर में होगी, इसीलिए वो कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम। फिर आगे चल के वो मायोमेट्रियम को भी कवर करेगा, लेकिन जब इम्प्लांटेशन की बात हो रही है तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एंडोमेट्रियम। चलिए इन्हीं को डिटेल में देखते हैं हम कि कौन से ऐसे पार्ट है। तो प्राइमरी ऑर्गन्स में अभी जैसे वहाँ बात की थी टेस्टिस की मेल के अंदर, वैसे ही फीमेल के अंदर आ जाएगी अपनी ओवरी। और ओवरी के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी एक पैड है, पैड में आती है, पैर में आती है, कितने हैं, तो ये भी 2 है। ओवरी लोकेशन कहाँ रहेगी, तो जैसे अभी टेस्टिस के लिए बताया था आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर लो रखने की रिक्वायरमेंट थी। वैसी कोई रिक्वायरमेंट अपने ओवा को फॉर्मेशन करने के लिए, ऊजीनेसिस बोलते हैं, ऊजीनेसिस मतलब ओवा के फॉर्मेशन के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि माँ बनने वाली है वो, इसीलिए क्या करने वाले हैं, उनको जो जो प्रिपरेशन करवानी है वो सारी अच्छे से पूरी वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लोकेशन इसीलिए कहाँ है, तो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये लोकेशन रहेगी। इनके फंक्शंस में अगर आप देखो तो फंक्शंस क्या रहेंगे, तो देखो सिमिलर ही प्रोसेस है, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। वहाँ पे भी हार्मोन्स रिलीज होता था, टेस्टोस्टेरोन, यहाँ रिलीज होंगे कौन, तो एक आएगा एस्ट्रोजन और दूसरा आएगा प्रोजेस्टेरोन। भले हार्मोन 2 सीक्रेट होते हैं, लेकिन दोनों हार्मोन में से एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा कब, जब प्यूबर्टी का काम आ रहा है तब। फीमेल के अंदर जो जो प्यूबर्टी के बाद चेंजेस आने वाला है, फीमेल की प्यूबर्टी की एज एक मेंशन करके रख दे रहा हूँ आपको, फीमेल की प्यूबर्टी की एज रहेगी अपनी 10 to 12 ईयर्स। जबकि अगर मेल के अंदर देखते हैं तो मेल के अंदर प्यूबर्टी की एज रह जाएगी अपनी 12 to 16 ईयर्स।
इतनी मेंशन करके ले लेना एमसीक्यू के लिए। इनके बीच में से कोई एक दिया हुआ होगा, बीच वाली जो दे रहे 12 से शुरू हो जाएगी मेल की प्यूबर्टी, फीमेल की शुरू होगी कब से, तो 10 साल से। मतलब कि फीमेल जो है कंपैरेटिवली मेल से ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाएगी। वहाँ पे मैच्योरिटी में अगर बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन और इन दोनों ने जो काम दिखाया एस्ट्रोजन ने, वही क्या था, तो मैच्योरिटी थी उनकी, प्यूबर्टी थी। लेकिन मेंशन किसको करना है हम प्यूबर्टी के लिए, सिर्फ एस्ट्रोजन को, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो डेवलपमेंट करवाता है यूट्रस का, कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोजेस्टेरोन कभी वर्क करेगा नहीं। तो ये प्रोसेस में अगर इनका भी पाथवे देख लें हम, तो पाथवे इनका सिर्फ छोटा सा पाथवे है। अगर ओवा का देखते हैं तो शुरू होगा कहाँ से, तो ओवरी से, और खत्म होगा कहाँ पे, तो फैलोपियन ट्यूब पे। क्योंकि इनके अंदर ना तो कोई एक्सेसरी ग्लैंड हमें पड़नी है, सिर्फ ओवरी के अंदर से ओवा रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद वो सीक्रेट हो जाता है किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर वहाँ पे वो वेट करेगा किसके लिए, तो अपने दूल्हे के लिए, मतलब कि स्पर्म सेल के लिए। स्पर्म सेल जब आएगा फ्यूज करेगा, लेकिन फ्यूजन के लिए जो मंडप है वो मंडप कौन सा है, अपना फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर इनका फ्यूजन होने वाला है, और फ्यूजन यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ से पूरी भारत जो है वो स्पर्म्स की भी यहीं पे आने वाली है। इसीलिए हमने वहाँ पे इतने सारे नरिशमेंट दिए थे, इतने सारे लुब्रिकेशन दिए थे। ये सारी चीज़ें उनको प्रिपेयर करके, दूल्हे को पूरा प्रिपेयर करके वहाँ से भारत निकली हुई है। अभी यहाँ पे पहुँची नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में ही पहुँचने वाली है। लेकिन उससे पहले हम ये कवर कर लेते हैं, थोड़ी एक ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल है अपने सीबीएसई वालों के लिए, कि ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है। तो मेन क्वेश्चन ये था कि ओवा का प्रोडक्शन जो है, जब वो फीमेल जो कि प्यूबर्टी पे पहुंच गई है, उनके अंदर सिर्फ प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, तो ओवा का प्रोडक्शन स्टार्ट कभी नहीं होता है। एस्ट्रोजन उनके अंदर क्या करवाता है, तो एस्ट्रोजन वहाँ हेल्प करता है ओवा को मैच्योर होने में। क्योंकि मैच्योर वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवा पहले से ही था। जब कोई भी चाइल्ड जो कि फीमेल है, वो जब बोर्न होती है, तब बोर्न होते टाइम ही उनके अंदर, बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर पहले से ही प्री मैच्योर्ड ओवा स्टोर करके रखे गए थे। क्यों रखा गया था, क्योंकि इनके अंदर प्रोडक्शन जो है वो जैसे कोई चीज़ रहने ही नहीं वाली है, इनके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट या तो उनकी डिजायर के थ्रू कभी ओवा रिलीज नहीं होता। उनके अंदर कंपलसरी हर मंथ एक एक ओवरी से, फिर वो अल्टीमेट बदलती रहती है कि हर बार जो है, एक बार लेफ्ट ओवरी से हुआ तो दूसरी बार राइट ओवरी से, इस तरह से दोनों हर मंथ में, मतलब कि पूरे 28 डेज में क्या करते हैं, वो एक एक ओवा को रिलीज करते हैं। स्पर्म्स के अंदर ऐसा नहीं था। मेल के अंदर क्या करते थे, तो जब उनकी डिजायर होगी तब वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और वो स्पर्म को इजेक्ट करेंगे, लेकिन वो कब, प्यूबर्टी के बाद। फीमेल के अंदर क्या था, तो जब फीमेल खुद एक एम्ब्रियो थी या जब वो फिटस थी, तो वो फिटस फॉर्म में उनके अंदर क्या डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ओवा का। इतने सारे ओवा बन के रह गए। एक बार जब चाइल्ड बोर्न हो जाता है, प्यूबर्टी पे पहुंच जाता है, उसके बाद कभी भी उनके अंदर ओवा प्रोड्यूस होता नहीं है। लेकिन सारे ओवा कैसे थे, प्री मैच्योर्ड थे। उनको सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, मैच्योर करना था। और ये मैच्योर करने का काम ही किसका था, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। इन दोनों ने मिलकर क्या करवाया, ओवा को मैच्योर करवाया। ओवा जब मैच्योर होगा तो हर मंथ एक एक ओवा जो है वो रिलीज होकर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। मतलब हर बार एक एक ब्राइड जो है अपने ग्रूम के लिए फैलोपियन ट्यूब में हर मंथ में जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर मंथ वहाँ पे फ्यूजन के लिए स्पर्म का आना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो है लेकिन होगा नहीं कभी वहाँ पे, क्योंकि एक रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो एक टर्मिनेट में हो रही है। इसलिए ओवरी के अंदर सिर्फ क्या होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में ओवा सीक्रेट हो जाएगा। सीक्रेट होने के बाद वो वहाँ पे वेट करेगा। तो इनका पाथवे सिर्फ ओवा का इतना ही रहेगा। फैलोपियन ट्यूब से अगर आगे कोई चीज़ जा रही है तो वो कौन जा रहा है। हाँ, एक जा सकता है कि ओवा आगे जाएगा, कब जाएगा, जब 28 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तब फैलोपियन ट्यूब से आगे वो ट्रैवल करके निकलेगा। तब कहाँ जाएगा, वो यूट्रस में जाएगा। यूट्रस से सर्विक्स के थ्रू वजाइना, और वजाइना से वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बॉडी के बाहर। तो ये प्रोसेस है कि जहाँ पे अगर ग्रूम नहीं आया तो इनको जबरदस्ती बाहर भेजना पड़ेगा। तब पूरा मंडप जो है वो साथ जाता है। ऐसा नहीं वहाँ पे किसी ब्राइड जाएगी। एक आगे साइकिल पढ़ने वाला है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यही हमें पूरा एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ओवा का क्या होगा। मतलब कि ब्राइड के साथ अगर ग्रूम ने शादी नहीं की, कि एंड टाइम पे आता है तो ग्रूम ने ना बोल दिया कि भाई अब नहीं आना है, या तो वो वहाँ से निकला ही नहीं था अपने घर से, तो वहाँ पे प्रोसेस में क्या रहेगा, तो इनके अंदर तो उनको रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करना जो है वो साइकिल है अपनी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आगे थियरी है। लेकिन इतनी चीज़ें कवर कर लेंगे, प्राइमरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन, इन दोनों के बाद अगर आगे बढ़े हम तो प्रोसेस आ रही है वही कि फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुएशन, इस प्रोसेस के अंदर
फर्टिलाइजेशन हमें बेसिक पता है कि दोनों का मेटिंग करवाना है। अगर वहाँ से दूल्हा निकला है, स्पर्म निकला है, तो स्पर्म ट्रैवल करता है, वो पूरी बारात के साथ आएगा किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में तभी वेट कर रही है उनका कौन, तो उनकी ब्राइड यानी कि ओवा। ओवा जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो अपना नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जो मैरिज हो रही है उनके जैसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ पहले से ही फिक्स होता है कि एक ब्राइड है एक ग्रूम है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्राइड फिक्स है, ब्राइड सिर्फ कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। लेकिन जो ग्रूम्स आ रहे हैं, मतलब पूरा स्वयंवर लगा हुआ है। स्वयंवर में ये है कि जो सबसे ज़्यादा, स्वयंवर में नॉर्मली क्या होता था कि जो रानियाँ होती थी या राजकुमारी होती थी, वो राजकुमारी क्या करती थी, तो चूज़ करती थी कि कौन सा ग्रूम वहाँ पे चाहिए उन्हें। यहाँ पे क्या होने वाला, तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्रूम होगा, मतलब कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रूम है, वही क्या कर पाएगा, तो ओवा को ब्रेक कर पाएगा। ओवा ब्रेक करके ही वो अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए अपने गेमेट्स जो है वो रिलीज कर पाएगा। इसीलिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ये है कि दोनों की मेटिंग करवानी है। चलिए देखते हैं कि द फर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग किसे बोलेंगे, तो जहाँ पे स्पर्म और ओवा की मेटिंग हो चुकी है मतलब कि शादी कंप्लीट हो गई है, तो फिर बच्चा कौन होगा, जाइगोट। जाइगोट जो है गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटरस। और लाइनिंग भी बताई थी मैंने कि कौन सी लाइनिंग, तो ये आएगा इनके अंदर लाइनिंग ऑफ यूटरस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। मतलब कि यूटरस की एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी उनके अंदर जाकर वो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होकर फिर वहाँ पे डिवाइडिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि वो आगे चाइल्ड की तरफ डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वो एम्ब्रियो में डेवलप होंगे, एम्ब्रियो के बाद फिटस, और फिटस से फिर बनेगा चाइल्ड। तो ये सेल्स के डिवीजन की वजह से हो रही थी। ये प्रोसेस क्या थी, तो अपनी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी। एक्चुअली यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग ऑफ एम्ब्रियो। ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए किसकी ज़रूरत है, तो यूट्रस के अंदर पहले से ही इतना सारा ब्लड भरा हुआ था, मतलब कि मंडप पूरा प्रिपेयर्ड था, वहाँ पे खाना वाना सब लगा हुआ था, सारी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी कि अगर शादी करनी है तो वहाँ पे एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी करने के लिए वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कौन था, अपना यूट्रस, जिसने रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। अगर अब यहाँ पे पूरा हार्ट ब्रेक होगा कि अगर इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड, अगर जाइगोट नहीं बना, मतलब वहाँ पे पूरा जो दिल है वो टूट गया, मतलब कि ब्राइड जो अकेली रह गई, ग्रूम वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड द इनर वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक्स विच कॉज ब्लीडिंग। और ये जो ब्लीडिंग होगा, मतलब पूरा मंडप बाहर आएगा। कहाँ से बाहर आएगा, तो वजाइना से। मतलब कि प्रोसेस ये थी कि यूट्रस ने इतनी सारी प्रिपरेशन की थी किसके लिए, तो चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। और जब चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब कि जाइगोट फॉर्म ही नहीं हुआ, तब वो ओवा रिलीज होगा। और रिलीज होगा तो बहुत सारी ब्लीडिंग होगी। मतलब कि जो कोई भी फीमेल है, वो फीमेल इस पेन के थ्रू हर मंथ वहाँ पे प्यूबर्टी के बाद सफ़र करती है। वो सफ़र करती है क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग पूरा रिलीज होने वाला है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन। इस साइकिल को जो है, क्योंकि हर 28 डेज में हो रही है, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल को बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज। द सेक्सुअल साइकिल इन वुमन कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ 45। मतलब स्टार्ट कब हुई, तो जब प्यूबर्टी थी 10 to 12 ईयर्स में, जब वो मैच्योर हो गई, प्यूबर्टी में आ गई, तब क्या हुआ, तो उनके अंदर प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की जो प्रोसेस है, स्टार्ट होने की प्रोसेस को वो लोग बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलेंगे, तो मेनार्क। लेकिन कब कंप्लीट होगी, क्योंकि अब फीमेल के अंदर अगर इतनी सफ़र करवा रहा है, इतना जो है नेचर उसके साथ टेस्ट खेल रहा है, इतनी टेस्ट ले रहा है उनकी, तो मेनार्क के बाद कब खत्म होगा, तो ये सब 45 ईयर्स में, अराउंड 45 होता है, फिक्स 45 नहीं रहेंगे। किसी का 45 से अर्लियर में भी हो जाता है, किसी का लेट तक चलता रहता है वहाँ पे। कि 45 के बाद क्या हो जाएगा, तो 45 to 50 ईयर्स इनके बीच में, आफ्टर दैट ओवरी डू नॉट रिलीज एग। मतलब कि इसके बाद 45 to 50 के बाद कभी भी कोई भी फीमेल वहाँ पे कैपेबल नहीं है माँ बनने के लिए। वो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके अंदर एग रिलीज नहीं हो रहा है। फिर उनके अंदर चाहे स्पर्म आया भी, कि स्पर्म अगर कॉप्यूलेशन हुआ और कॉप्यूलेशन के बाद अगर स्पर्म वहाँ पे अंदर आया भी, फिर भी वहाँ पे ओवा कभी रिलीज नहीं होगा। इसकी वजह से जाइगोट नहीं प्रिपेयर होगा, और जाइगोट नहीं बना तो कभी चाइल्ड बनने के पॉसिबिलिटी सारी जीरो। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। और ये जो खत्म होती है उसे क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। तो ये जो जर्नी है पूरी फीमेल की, पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो मेनार्क से शुरू होती है, मेनार्क से शुरू होगी और ख़त्म होगी मेनोपॉज पे। मेनोपॉज पे बोलते हैं कि वो पूरा रिटायर्ड हो जाता है ओवरी अपना जो भी फंक्शन था वो बंद कर देगी, क्योंकि अब ओवरी के पास कुछ काम नहीं है वहाँ पे। तो ओवरी की रिटायरमेंट एज क्या होगी, तो 45 to 50 ईयर्स। उसके बाद वो फंक्शनली कुछ भी अपने पास कैपेबल रहेगा नहीं।
इट ऑल्सो मार्क्स एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये जो सफरनेस थी कि पूरी जो सफ़र कर रहे थे, ये ब्लीडिंग होता था हर मंथ, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। कब हो जाएगी? तो जब मेंस्ट्रुएशन आएगा तब। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, हमने तो पहले बात की थी कि अगर हमें तो हार्ट ब्रेक तो हुआ है तो हमने स्टडी कर लिया, लेकिन हम वापस से चले जाते हैं कि अगर मान लो शादी होती है तो क्या चलेगी? तो जो प्रोसेस चलेगी वो कौन सी चलेगी? जेस्टेशन पीरियड। अगर जाइगोट फॉर्म हुआ तो फिर जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब एक जाइगोट से लेके उनका डेवलपमेंट होते होते एक इतना बड़ा चाइल्ड बन जाना, तो वो जाइगोट से जो चाइल्ड बन रहा है वही क्या पूरा पीरियड अपना जेस्टेशन पीरियड। हाँ, डिलीवरी तक का जो टाइम है ना उसको जेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। डिलीवरी के बाद चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है वो उनकी ग्रोथ है, या तो ग्रोथ साइकिल चलती रहती है। लेकिन मेन जेस्टेशन पीरियड जो कि पूरा पीरियड इंक्लूड होगा किसके अंदर? तो यूट्रस के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर सारा डेवलपमेंट जो है वो जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं कि 9 मंथ का पूरा पीरियड रहता है। नॉर्मली 9 मंथ्स होते हैं, किसी के अर्लियर में भी डिलीवरी हो जाती है, प्री डिलीवरी हो जाती है, किसी की पोस्ट डिलीवरी होती है, मतलब कि टाइम के बाद होती है, पहले होती है, किस तरह से। तो उनके अंदर फिर चाइल्ड की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स जो है सजेस्ट करते हैं वहाँ पे कि कौन सी डिलीवरी करनी है। लेकिन जेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो टिश्यू रहेगी वहाँ पे जो ये यहाँ पे सर्कल करके मैंने बताया है कि जब 1 मंथ स्टार्ट हो जाएगा और पहले ही जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के लिए मदर की बॉडी में यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है फेलोपियन ट्यूब से, तब ट्रांसफ़र के बाद जब पहली बार उनको इम्प्लांट होना है, मतलब कि अटैच होना है मदर की बॉडी से, तो अटैचमेंट के लिए ज़रूरत है वहाँ पे किस टिश्यू की? तो प्लेसेंटा की। वो प्लेसेंटा वो टिश्यू है। लेकिन आपने 3 इडियट देखी है, नॉर्मली बच्चा का कन्फ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कन्फ्यूजन ये रहता है कि उनके अंदर अगर उनको पता होता है कि प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन मदर की बॉडी में जो टिश्यू अटैच हो रही है वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के बाद एक ट्यूब निकलेगी, वो ट्यूब को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि जाके जुड़ती है किसके साथ? तो चाइल्ड के साथ। तो प्लेसेंटा से जो ट्यूब निकल रही है उसका नाम क्या है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा ने जो जो चीज़ें एक्सचेंज की है मदर के ब्लड के साथ, मतलब कि अगर उन्होंने नरिशमेंट लिया है तो नरिशमेंट अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू चाइल्ड में, चाइल्ड ने अगर कोई एक्सक्रेटा डेवलप किया है तो वो एक्सक्रेटा प्लेसेंटा में लाना है, और वो प्लेसेंटा से कहाँ जाएगा? मदर की बॉडी में। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट। अभी जो बात कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, तो इन सबको एब्जॉर्ब करवाने के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है कौन? तो ये प्लेसेंटा, जो यहाँ पे हर जगह पे हमें अच्छे से दिखाया हुआ है। तो कौन कौन जाता है वहाँ पे? तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि देखो बच्चे को तो भले ही वहाँ पे नेस्ट्रल डेवलप हो गई है, लेकिन वहाँ कोई एयर तो जाने वाली है नहीं, वो एक पूरे बंद कमरे में बंद है पूरे 9 मंथ के लिए। लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उनको अगर एनर्जी चाहिए तो 2 चीज़ें तो कंपलसरी है, मस्ट भी है वहाँ पे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फिर ये जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगी, उनको क्या करना है? तो टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो वेस्ट प्रोडक्ट को एम्ब्रियो से मदर में ले जाना है, लेकिन अगर कोई नरिशमेंट था तो उनको मदर से कहाँ लाना था? चाइल्ड बॉडी के अंदर या तो एम्ब्रियो के अंदर। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब सीधा डेवलपमेंट इन्होंने कर दिया। अगर डेवलपमेंट 1 बाय 1 मंथ कैसे होता है कि हर मंथ में किस तरह से कौन सी चीज़ें डेवलप होती है, आइज़ कब आती है, हार्ट कब आता है, लिम्स कब आते हैं, हैंड एंड लेग, स्किन अच्छे से डेवलप कब हो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो 12th स्टैंडर्ड में आपको, वो वहाँ पे भी इतना डिटेल में अब तो नहीं लेते क्योंकि सिलेबस अब धीरे धीरे करके आपका जेन जी में रिड्यूस होता जा रहा है। इसकी वजह से सारी प्रोसेस जो है बाकी डिटेल में आपको मेडिकल के अंदर दिखाई जाती है वहाँ पे। लेकिन कुछ डेवलपमेंट इस तरह से हमने 9 मंथ का पूरा चार्ट जो है वो बना दिया कि 1 मंथ में एक छोटा सा वहाँ पे डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिर्फ इतने से थे आप वहाँ पे। कब? 1 मंथ में। सेकंड मंथ में जाते जाते थोड़े आप बड़े हो गए, थर्ड मंथ में और भी बड़े हुए। अगर 4th मंथ के बाद देखो तो वहाँ से फिर फिटस आना स्टार्ट होगा। फिटस मतलब कि पूरी एक प्रॉपर बॉडी आपको डेवलपमेंटल दिखेगी। यहाँ पे अभी भी पूरी बॉडी नहीं दिख रही है, धीरे धीरे आगे चल के 5th मंथ में आ जाता है तो प्रॉपर एक बॉडी कवर हो जाएगी, और यहाँ पे धीरे डेवलपमेंट होगा चाइल्ड का, फीटस का। 9 मंथ के बाद वही चाइल्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा यूट्रस से, सर्विक्स से, वजाइना के थ्रू बाहर। लेकिन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है जब पहली बार डिलीवरी का टाइम है। डिलीवरी का टाइम है उसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, वो हार्मोन फीमेल की बॉडी से रिलीज होता है, जो क्या करवाता है? तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यूट्रस की वॉल जो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देगी, हो सकता है यूट्रस जो है वो पूरा उलट पुलट हो जाएगा वहाँ पे, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इसकी वजह से फीमेल की बॉडी में
सडनली जो है वो एक जोर के झटका लगने शुरू हो जाएंगे अंदर से, इतने ज़्यादा पेन, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे। वो क्रैम्प्स किसकी वजह से आएंगे? तो क्योंकि अब बच्चा बोल रहा है कि अब मैं बाहर आना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो तब जब वो बाहर आना चाहता है तब मसल्स जो है यूट्रस के वो क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस दिखाते हैं, जो कि साइन होती है। और एक चीज़ होती है कि ये जो प्लेसेंटा था वो ऊपर एक वाटर की कैनाल बना के बैठा था, वो वाटर कैनाल जो वहाँ पर ब्रेक हो जाती है, मतलब पूरा जो फ्लूइड था जो चाइल्ड के राउंड में था, जो उसे नरिशमेंट दे रहा था, वो फ्लूइड पहले वजाइना से बाहर आ जाता, जो कि इंडिकेशन है किसका? तो डिलीवरी का, कि अब डिलीवरी के लिए थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही वाटर कैनाल ब्रेक होती है, हम क्या करते हैं, तो जो भी फीमेल है उसको हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे, ताकि अच्छे से एक प्रॉपर हेल्दी डिलीवरी हो। आफ्टर 9 मंथ्स, या तो बोलते 36 वीक्स, या तो अगर डेज में बोले तो 280 डेज, इतना दिन वहाँ पे उनका डेवलपमेंट हुआ था इनसाइड द मदर्स वूम। मतलब कि मदर को वहाँ पे सैल्यूट है कि मदर ने 36 वीक्स तक अपने ऊपर अपना तो वेट कैरी कर ही रही है, वो साथ साथ में एक जो भी ये 3-4 किलो का अंदर मेहमान बैठा हुआ है उनका भी वेट कैरी करती जा रही है। किसके अंदर? तो मदर की वूम के अंदर ये स्टोर्ड थे, डेवलपमेंट हो रहा था। इस पीरियड को क्या बोलेंगे? तो जेस्टेशन पीरियड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इनके अंदर, कि अगर यहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। रिप्रोडक्शन में हुआ क्या? तो मेल के अंदर से, टेस्टिस के अंदर से स्पर्म सेल का ट्रैवल होना कहाँ तक? तो ओवा के ओवा जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब तक उनका पहुँचना, वहाँ पे उनका पंडित की हाजिरी में, मतलब कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, वो हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में क्या होना है वहाँ पे? फ्यूजन। वो फ्यूजन के बाद जाइगोट का डेवलप होना, जाइगोट का फिर एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो का फीटस में, और फीटस का वापस चाइल्ड बनना, वो चाइल्ड की आगे चल के डिलीवरी करना, यहाँ तक की जो प्रोसेस थी वो पूरा क्या था? तो अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इतने सारे ह्यूमंस एक साथ रिप्रोड्यूस कर रहे थे, तो एक चीज़ थी कि भाई सरफेस एरिया जो है जिनके ऊपर ह्यूमन सर्वाइव करता है, मतलब कि सोशियलिटी भी एक चीज़ थी। सोशलिज्म जो था, उन्होंने ये बताया कि अगर आप बायोलॉजी में तो बता देते हो कि इतने सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, वहाँ पे बोर्न हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर फिर अगर एरिया वाइज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या तो बोर्न होने के बाद उनको सफिशिएंट वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट उनको नॉलेज नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट उनको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चाहिए वो ले नहीं रहे, तो इनकी वजह से दिक्कत हो सकती थी। मतलब कि अगर इन शॉर्ट आप पॉपुलेशन गेन करवाओगे, तो पॉपुलेशन इस तरह से गेन करना कि हमें रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन को इंक्रीज करवानी है। अगर रिसोर्सेज अपने पास बहुत ही लिमिटेड है और आप पॉपुलेशन का जो ब्लास्ट करवा के बैठे हो कि पूरा वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे टारगेट लगा के बैठे हैं, चाइना के साथ compete करते रहते, कभी चाइना ऊपर कभी हम ऊपर, तो ये दोनों जो कंट्रीज है, इंडिया और इनके लिए, तो सबसे पहले उनके लिए क्या करवाया गया? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा कोई टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर ऐड किया करना पड़ा। क्यों ये ऐड करना पड़ा? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं, और मतलब कि उनके पास कोई लिमिट नहीं है। हम दो हमारे दो, ऐसे स्लोगन्स बना के देने पड़ रहे हैं इंडिया में। क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन पूरा ब्लास्ट हो चुका है। एरिया वाइज अगर देखने जाए तो पॉपुलेशन अपनी बहुत ही ज़्यादा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा था कि रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादातर सेम फील करने की वजह से कुछ भी उनके क्वेश्चंस, डाउट जो थे वो डॉक्टर्स तक पहुंच नहीं पाते थे, और इनकी वजह से आगे चल के डेथ भी हो सकती थी। इसकी वजह से एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनको मेच्योर करना है, और आगे चल के देखना है कि किस तरह से हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी अवॉइड कैसे करेंगे, मतलब कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उनके लिए पहले देखना है कि क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो टोटल वेल बीइंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ों में आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है। रिप्रोडक्शन जब करने जा रहे हैं, मतलब कि कॉपुलेशन की जो प्रोसेस है, जब मैटिंग करने जा रहे हैं फीमेल के साथ, या तो फीमेल जा रही है मेल के साथ, तब उनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? तो वो फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब कि उनके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फिजिकली फिट होने चाहिए। मेंटली वो स्टेबल होने चाहिए। अगर मेंटली, ये सबसे बड़ा इशू है आज का, हर दिन हम देखते हैं कि इतने सारे केसेस हो रहे हैं रेप के, तो वो जो केसेस आ रहे हैं किसकी वजह से? तो मेंटल इश्यूज की वजह से। मेंटली वो वेलबींग नहीं दिख रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उनका रेशियो बढ़ता जा रहा है, अनवांटेड पॉपुलेशन है, या तो मेल या तो फीमेल। अब तो दोनों तरफ ही दिख रहा है कि या मेल की डिजायर नहीं थी या फीमेल की डिजायर नहीं थी, तो इसकी वजह से वो फिजिकली फिट नहीं है, मतलब कि रिप्रोडक्टिवली वो हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है। और सोशियली, मतलब आप जब भी सोसाइटी में हो तब हाँ, एक तो होना चाहिए कि सेम होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि आप खुलेआम ऐसी बात नहीं कर सकते, हाँ करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट होती है तब क्या होता है, तो कंपलसरी वो बात करनी पड़ती है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आपको किसी न किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा।
फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ अगर आपके साथ ज़्यादा फ्रेंडली है तो शेयर कर सकते हो, टीचर्स को बता सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कहाँ पे, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कुछ डैमेज है तो उनको अवॉइड नहीं करना है। ज़्यादातर बच्चे शर्म की वजह से वो अवॉइड कर देते हैं और वो फिर आगे चल के एक बहुत बड़ा डिजीज़ होगा। अभी आगे डिजीज़ भी बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे दिख सकते हैं। एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन। ये क्या है? तो इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। कि अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए गवर्नमेंट ने परमिट पहले नहीं दिया था, क्योंकि तब हमारी पॉपुलेशन, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी नहीं एरिया वाइज अगर देखें तो। इंडिपेंडेंट होने के बाद इतनी सारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रीज़न ही ये था कि गवर्नमेंट ने पहले कोई चार्ज नहीं लगाया था प्रेगनेंसी के ऊपर। हमारे दो अभी नया नया लेटेस्ट आया है, मतलब 30-40 साल की बात है। उससे पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब ये चीज़ें नहीं थी। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने RCH जैसे प्रोग्राम निकाले, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उनके अंदर क्या किया, तो उनके तहत उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोसाइटी के अंदर डेवलप करवाई। टीवी के अंदर आप तब जो उस टाइम पे दूरदर्शन वगैरह आते थे उनके अंदर भी वो एड्स वगैरह चलाई कि जिनके अंदर वो प्रमोट करते थे उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ताकि आपकी जितनी चादर है उतनी ही आप पैर फैलाओ। मतलब कि जितनी आपकी इनकम है आप अपने बच्चों को अच्छे से अगर डेवलपमेंट दोगे, सोशली, फिजिकली, मेंटली, एजुकेशन वाइज अगर सारा डेवलपमेंट दे सकते हो तो उतने ही बच्चे वहाँ पे बोर्न करवाओ, उससे ज़्यादा बच्चे मत रखो। ज़्यादातर ये था कि अपने बच्चे जितने ज़्यादा होंगे उतने हम स्टेबल रहेंगे, क्योंकि वो हमें कमा कमा के देंगे। इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू, अभी तो इतना डेवलपमेंट हो चुका है तो यार अराउंड 70-80% पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड हो चुकी है कि उनको पता है कि जितनी उनकी इनकम है, जितना वो अच्छे से संभाल सकते हैं बच्चों को, उतने ही बच्चे उनके पास रहते हैं। तो पहले था कि हम दो हमारे दो, अब तो हम जैसे टॉप की ओर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने वो स्लोगन भी बदल दिया है। उन्होंने कर दिया हम दो हमारा एक, मतलब एक ही रखना है वहाँ पे। तो अगर अवॉइडेंस लगाना है प्रेगनेंसी का तो कौन से ऐसे मेथड्स है, कुछ यहाँ पर डायग्राम बताया, लेकिन उनके टाइप्स पहले बता देता हूँ कि 3 अलग अलग टाइप के मेथड है अपने पास कॉन्ट्रासेप्शन करवाने के लिए या तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाने के लिए। कौन से तो एक आएगी बैरियर मेथड, मतलब जब पॉपुलेशन हो रहा है, फीमेल और मेल की मेटिंग हो रही है, मेटिंग के दौरान कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करो जो बैरियर का काम करे, जो स्पर्म और ओवा को दोनों को मेटिंग ही ना करने दे। स्पर्म अगर ओवा के साथ अटैच ही नहीं हो पाया, शादी हो ही नहीं पाएगी। तो बैरियर मेथड के अंदर यहाँ पे दिखाया गया हमें, बैरियर मेथड में कौन कौन आएगा, तो एक हमें कॉन्डम्स दिखाया गया है। कॉन्डम्स की पहले इतनी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने खुद ने प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो रियल में यहाँ पे एक ब्रांड भी दिखा रहे थे कि स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट की ब्रांड थी वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था निरोध से। इसीलिए गवर्नमेंट के ये पहले प्लांट की इम्प्लांटेशन की वजह से कि ये जो प्रमोशन हुआ था, एड्स चलती थी इनकी निरोध की, तो पहला जो कॉन्डम आया था तब निरोध था, इसकी वजह से इसका दूसरा नाम भी पड़ गया था कि कॉन्डम को ही निरोध बोलने लगे थे। फिर धीरे धीरे उनकी ब्रांडिंग वगैरह बढ़ती गई। लेकिन ये किसके लिए, तो दोनों के लिए आते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी है। इसके अलावा एक आ रही है सर्विकल कैप, जो कि पर्टिकुलरली फीमेल के लिए होती है, यहाँ पे दिखाई जा रही है। वजाइना के अंदर इस तरह से प्लेस किया जाएगा, जिसकी वजह से अगर स्पर्म सेल ट्रैवल होता हुआ आए तो वो यहाँ से आगे सर्विक्स में जा पाएंगे, नहीं यूट्रस में नहीं जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे, तो फ्यूज़न होगा नहीं, और फ्यूज़न नहीं होगा तो अभी प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड हो जाएगी। इसके अलावा स्पॉन्ज जैसे स्ट्रक्चर लगाए जाते थे, अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। पहले नॉर्मली तो ये कॉन्डम्स और सर्विकल कैप ये है, और एक आता था डायाफ्राम विथ स्पर्मिसाइडल जेल। स्पर्मिसाइडल जेल है ना, मतलब उसका मतलब ये था कि ये जेल लगाई जाती थी कहाँ पे, तो फीमेल की वजाइना में, जो कि लुब्रिकेशन का काम भी देती है, मतलब मल्टी फंक्शनल थी। लुब्रिकेशन तो देती ही थी, लेकिन जब स्पर्म जो है वजाइना में एंटर करता है तब वो सारे स्पर्म्स को, इनका जो केमिकल है वो केमिकल उनको डैमेज कर देगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें, कि जैसे कि अगर कॉपर टी जैसी चीज़ें है कि टी शेप्ड में जो अपना इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर जो डॉक्टर की हेल्प से वजाइना के अंदर प्लेस किया जाता है। टेम्पररी टाइम के लिए अगर कोई पेरेंट्स जो है वो अपनी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवाना चाहते तो उनके लिए कॉपर टी जो है बेस्ट ऑप्शन था वहाँ पर। तो ये चीज़ें थी उनके लिए बैरियर मेथड में, कॉन्डम्स वगैरह। केमिकल मेथड में क्या होगा, तो वहाँ पे कुछ आएंगे ड्रग्स, जैसे कि मेडिसिन, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। तो मेडिसिन ऐसी होती है जो या तो पिल्स होती थी उनमें, वो पिल्स क्या करवाती थी, तो कॉन्ट्रासेप्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी। एक पिल थी वहाँ पे सहेली, जो कि हेल्प करती थी इन चीज़ों में, जो कि प्रेगनेंसी अवॉइड करवाने के लिए बहुत ही फेमस थी तब उन दिनों, जब 1970s की बात है कि तब पहली बार ये
इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप करवाई थी, कुछ लखनऊ के अंदर CDRI करके इंस्टीट्यूट है अपनी, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके ऊपर काम कर रही थी। और एक पिल को उन्होंने सुधार के क्या करवा दिया, तो सहेली बनाई, नाम ही ऐसा दिया था, जो कि अगर मान लो कि बाय मिस्टेक स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता हुआ ओवा तक पहुंच जाएगा, मतलब पता चल गया कि इजेक्शन हो गया है स्पर्म्स का, तो फिर उनको आगे अवॉइड करवाने के लिए वहाँ पे केमिकल के थ्रू, मतलब पिल्स के थ्रू एक पिल दी जाती थी, जो आगे चल के इन दोनों का फ्यूजन को क्या कर देती है, दोनों को जाकर वीक कर देती है, इसकी वजह से कभी फ्यूजन होगा ही नहीं। और अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, मतलब अगर कोई कपल जो है वो डिसाइड करता है कि हमें कभी पेरेंट बनना ही नहीं है, या तो अगर जितने पेरेंट बने हैं वो बहुत है, उससे आगे अब ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए ये मेथड बहुत ही बेस्ट थी। दो अलग अलग के अंदर मेथड चलती थी, मेल के अंदर भी सर्जरी थी, सर्जिकल मेथड मतलब डॉक्टरी सर्जरी के थ्रू, सॉरी डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी के थ्रू क्या करेंगे, एक ऐसी मेथड है जिसमें मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने भी वास्ट डिफरेंस पढ़ी थी, वो वास्ट डिफरेंस की कटिंग, तो उसे बोलते हैं वासेक्टोमी। सर्जरी का नाम है वासेक्टोमी, जो किसके अंदर प्रेफर की जाती है, मेल के अंदर। नाम के ऊपर से ही जाना है, मेल में वास्ट डिफरेंस था, वास्ट डिफरेंस को कट करके फिर वो वहाँ पे गांठ बांध देंगे, जिसकी वजह से अगर टेस्टिस से, यहाँ पे आकर दिखा दें, अगर इस पार्ट पे यहीं पे अगर हमने कटिंग कर दी और कटिंग करके यहीं पे गांठ बांध दी, तो फिर वो गांठ बांधने के बाद अगर यहाँ से स्पर्म सेल रिलीज भी हुए तो यहाँ आकर रुक जाएंगे, यहाँ आकर रुकने के बाद क्या होगा, तो वो वहीं पे डीजनरेट हो जाएंगे, और डीजनरेट होने के बाद ट्यूब से पोर से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, और क्या हो जाएगा, स्पर्म भी आगे ट्रैवल नहीं होगा। अगर यहीं से बाहर नहीं निकला तो वजाइना तक जाने की बात तो दूरी है, तो उनको वासेक्टोमी बोलते हैं। अगर वही चीज़ आप फीमेल के अंदर देखते हो, तो फीमेल के अंदर यहाँ पर कट लगाई जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इसीलिए उनको बोलते थे ट्यूबेक्टोमी। तो दो सर्जिकल मेथड है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर, वासेक्टोमी मेल के अंदर। तो ये प्रोसेस है इनकी कॉन्ट्रासेप्शन की, कि 3 अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पे करवाते हैं। वो कौन सा, तो एक बैरियर मेथड जिसमें हमने कॉन्डम्स की बात की, केमिकल मेथड जिसमें हमने ड्रग्स या तो मेडिसिन, जिसे हम पिल्स भी बोल सकते हैं, और वो सहेली एक एग्जांपल दे दिया। कॉन्डम की ब्रांड का भी नाम याद रखना, MCQ एक बार CBSE ने पूछा हुआ है 2-3 साल पहले, कौन सी ब्रांड थी, तो फेमस ब्रांड थी निरोथ, जो कि गवर्नमेंटल ब्रांड है, कोई प्राइवेट नहीं थी वहाँ पे। हाँ, इसके बाद आ रहा है STDs। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो सीख गए, लेकिन अभी जो ऑर्गन्स के ऊपर अगर कुछ इन्फेक्शन लगा, इन्फेक्शन की वजह से कोई डिजीज आया, तो वो डिजीज के अंदर देखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कि जो कॉपुलेशन की वजह से, सेक्स की वजह से जो डिजीज आ रहा है, कि जब मेल और फीमेल की मीटिंग हो रही है वहाँ पे, तो उनकी वजह से ज़्यादातर डिजीज, अभी हमने बात की थी कि फीमेल की जो वजाइना है उनके अंदर से ब्लीडिंग हर मंथ होता है, तो हर मंथ अगर ब्लीडिंग हो रहा है मतलब कि वो पूरा घर है बीमारी का। वजाइना के अंदर सबसे अगर कोई इन्फेक्टेड एरिया है, पूरी दोनों की ह्यूमन बॉडी में देखते हैं मेल और फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो वजाइना है वहाँ से इतने ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है, क्योंकि पूरा एक तो ओपन एरिया है वजाइनल ओपनिंग के थ्रू, और उसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वहाँ पे अपना पूरा सेटअप बिठा के बैठे हैं। अगर वहाँ पे फिर पेनिस अंदर एंटर करता है, और पेनिस का जो हेड है, वो हेड के ऊपर जो स्मूथ स्किन रहती है, वो स्मूथ स्किन की वजह से वहाँ इन्फेक्शन लगाना भी बहुत ही ईजी है बैक्टीरिया के लिए, या वायरस के लिए, या कोई भी फंजाई के लिए। तो उनकी वजह से जो डिजीज आते हैं, जो सेक्स की वजह से हुए थे, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो ट्रांसमिट होते हैं किसकी वजह से, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। यहाँ बोलते हैं कि हेल्दी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो। एक तो पहला ये कि मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, बैलेंस सेक्स रेशियो चाहिए, मतलब कि जितने मेल उतने ही फीमेल, अगर एडजस्ट हो पाए तो वहाँ पर उतने ही रखने, कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पीपल। पहले ये हुआ करता था जहाँ पे हर किसी को बच्चा ही चाहिए, बच्चे किसी को चाहिए ही नहीं, मेल ही चाहिए, क्योंकि मेल इतने ज़्यादा चाहिए थे, तो फिर शादी किससे करवाते, मेल की मेल से तो नहीं करवा देते, इसकी वजह से रिप्रोडक्शन बंद हो जाता। तो रिप्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए, नेचर का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए हमने एजुकेशन के अंदर ही इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी है अपनी, कि धीरे धीरे करके सोसाइटी जो है वो एक मेंटालिटी बदल दी है। ज़्यादातर अभी बहुत ज़्यादा इतनी मेंटालिटी रही भी नहीं है अभी, लेकिन कुछ कुछ अभी भी एरियाज़ है जिनके अंदर अभी भी वो कुछ रिचुअल चलते हैं, जहाँ पे बेटियां अगर पैदा होती है तो उनको पैदा होते ही सीधा जो है वो मार देते हैं। तो वो चीज़ें जो पहले इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, अब उन्होंने धीरे धीरे करके एजुकेशन आने की वजह से वो बंद हो चुकी है। आगे चल के होपफुली वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फिटिसाइड, ये फीमेल फिटिसाइड है, वही क्या है, तो जहाँ पर बेटी पैदा होने पर उसको फिटिसाइड कर देते थे, मतलब कि जब वो फीमेल फिटस फॉर्म में है, मतलब जब माँ के पेट में है, तभी उनको जो मार दिया जाता था,
तब उसे क्या बोलेंगे, फिटिसाइड, या तो बोलते थे प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि नेटल मतलब जो बोर्न होता है, जब चाइल्ड बोर्न होगा उससे पहले ही उनकी सेक्स जो है वो डिसाइड की जाएगी। मतलब पहले चेक करवाएंगे कि मेल है फीमेल है, अगर फीमेल है तो वहाँ पे उनको मार दिया जाएगा। तो फिटिसाइड जो है वो हो रहा था किसकी वजह से, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से, इसीलिए गवर्नमेंट ने पूरा इनके ऊपर बैंड लगा दिया। डिजीज कौन सा है, तो कुछ बैक्टीरियल डिजीज है वहाँ पे, कुछ वायरल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज में एक अपने पास एग्जांपल है गोनोरिया, दूसरा है वहां पे सिफिलिस। तो गोनोरिया और सिफिलिस किसकी वजह से होंगे, अगर आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या मतलब मान लो मेल के अंदर पेनिस, फीमेल के अंदर वजाइना, वहाँ पे गोनोरिया और सिफिलिस के बैक्टीरिया जो है वो अगर प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होंगे। डिजीज में नॉर्मली क्या होगा, तो वहाँ पे इचिंग शुरू हो जाएगी, इचिंग के बाद मॉइस्चराइजेशन जितना ज़्यादा रहेगा बैक्टीरिया उतने ही ज़्यादा डेवलप होंगे, आगे चल के वो लीड कर सकते हैं उनके कैंसर्स को, कि अगर रिप्रोडक्टिव एरिया का पूरा पार्ट जो है वो ट्यूमर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ट्यूमर बनी हमें पता है कैंसर सीधा आ जाएगा। वायरल डिजीज जो कि वायरस की वजह से हो रहा है, सबसे एक फेमस डिजीज है एड्स, नाम देते एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड नाम के ऊपर ही पूरा उन्होंने कैरेक्टर बता दिया कि एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब कि किसी भी ह्यूमन की इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी को अगर ब्रेक करना है, उनकी डेफिशिएंसी क्रिएट करवानी है, उन्हीं का सिंड्रोम है। सिंड्रोम है मतलब कि वो जीन्स को ही पूरा चेंज करवा देगा। वायरस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वायरस का नाम है HIV। ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है उनको डिफिशिएट करने वाला वायरस, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इनकी वजह से जो हो रहा है वो क्या है, तो एड्स है। ज़्यादातर बच्चों में सुना है, जब भी पूछता हूँ कि वायरल डिजीज कौन सा है तो बता देते हैं कि HIV भाई डिजीज नहीं है, HIV क्या है अपना, तो वायरस है जो कि कॉज करता है कौन सा डिजीज, तो एड्स जो है वो डिजीज का नाम है, HIV जो है वायरस का नाम है। इसके अलावा कुछ फंगल डिजीज होते हैं। फंगल डिजीज में क्या होगा, तो ज़्यादा उनकी स्किन के अंदर जो अपने बेसिक जितने भी एपिडर्मल इन्फेक्शंस लगते हैं वो सारे इन्फेक्शंस वहाँ भी लगने के चांसेस है। तो नॉर्मली क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए जो क्लीनलीनेस जो है वो बना कर रखनी है, कि रिप्रोडक्टिव एरिया में क्लीनलीनेस जो है वो अच्छे से उनको साफ करके रखना है। अगर कहीं पे भी कुछ भी इन्फेक्शन दिखता है तो सीधे डॉक्टर्स के पास जाकर उनके साथ शेयर करना है। शर्म जैसी कोई चीज़ वहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपना चैप्टर जो है वो ये वाइंड अप होता है, लेकिन इससे पहले लास्ट अपना जो एग्जाम कॉर्नर है, एग्जाम कॉर्नर के क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी, अभी भी कमेंट सेक्शन के अंदर इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे तो वो कमेंट सेक्शन भरना है यहाँ पे। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी सारी चीज़ें जो थियरी पढ़ के आए और यहाँ तक पहुँचे ना, कुछ लोग होते हैं जो पूरा वीडियो खत्म होने के बाद सीधा एग्जाम कॉर्नर पे आता है, कुछ नहीं पता चलेगा वहाँ पे, थियरी पढ़ के आना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज कितने होते हैं, बताना। ये तो ईजी वाला ही है अपना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस एट प्यूबर्टी। टेस्टिस का फंक्शन कौन सा नहीं है प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी जब आएगी तब फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स करेंगे, वो सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। फिर इसमें से सिलेक्ट करना है आपको कौन से सही नहीं है, इज नॉट, ये ध्यान रख के फिर वहाँ पर ऑप्शन मेंशन करो। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसके अंदर बात कर रहे हैं, एक सीक्वेंस की बात की है किसके अंदर, तो मेल के अंदर। और द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए अभी पाथवे लिखवा का है वहाँ पे, वही पाथवे पूरा ये आप फॉलो कर देना। हाँ, ऐसा जरूरी मत समझना कि जितना हमने पाथवे लिखा था वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ हो। अगर उसमें से कोई चीज़ मिसिंग है लेकिन फिर भी ऑर्डर ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर वही की वही रहेगी वहाँ पे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन जाइगोट एंड ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन का जो जाइगोट है और ह्यूमन का जो स्पर्म है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये वाली चीज़ जो है वो हमने मेंशन अच्छे से की नहीं है, लेकिन हमें बेसिक पता है कि नॉर्मल अपने जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स कितने होते हैं, वो सेल्स के अंदर सॉरी क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो नॉर्मल सेल के अंदर अगर देखते हैं तो वहाँ 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जबकि अगर अपने रिप्रोडक्टिव या तो जर्म सेल्स के अंदर बात करते हैं, चाहे वो स्पर्म हो या ओवा हो, उनके अंदर जर्म सेल्स के अंदर अपने जो 23 पेयर है वो हाफ हो जाएगी, इसीलिए कितने आ जाएंगे सिर्फ 23। अब नंबर मैंने बता दिया, रेशियो आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि कितना होगा, 1:2, 2:1, 3:1। और अपना जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
फर्टिलाइजेशन बिगिंस इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमंस, विच पार्ट मतलब मंडप कौन सा है जहाँ पे शादी होने वाली है वो बताना है, मंडप का नाम। सही में मंडप का नाम मत लिखना, कोई पार्टी प्लॉट का नाम लिख के दे देंगे वहाँ पे। अपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट बताया था जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन हमें वहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ तक अपना जो पूरा प्रोसेस है, अपना चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। हेरेडिटी जो है, इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, जो कि एविडेंटली लास्ट चैप्टर है अपना, कि फिर उसके बाद हम MCQs वगैरह IMP शुरू कर देंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय द्वारकाधीश। सब पढ़ाई अच्छे से करिए और ये सारे एग्जाम कॉर्नर जो है वो अच्छे से एक बार निकाल दीजिए।